नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले 3 टॉपिक में आप पढ़े हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो, और इसके फैक्टर जो फैक्टर डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, यानी जो कारक विकास को प्रभावित करता है, इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस से हम सारे जितना भी ऑप्शन इसमें दिया रहता है, इस सारे ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे कि आखिर मान लीजिए ये जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। तो वो तीनों क्यों गलत है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अगर आप हमारा वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, या तो प्लेलिस्ट में चल जाइए या वीडियो सेक्शन में, कहीं पर जाके वो तीनों वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को ये सारे अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन से। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार है। साथियों, हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप लोगों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास हमारा है मस्तिष्क, जिसको मानसिक विकास कहते हैं या बौद्धिक विकास कहते हैं। इनके लिए जो सर्वाधिक मददगार है यानी सर्वाधिक उपयुक्त है, वो कौन सा विकास है। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास और भाषाई विकास। साथियों, सामाजिक विकास हमारे समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास है। शारीरिक विकास हमारा बॉडी के परिवर्तन, बॉडी में जितना भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं शारीरिक विकास। तथा सांवेगिक विकास होता है जो हमारे संवेग है, भय, क्रोध, घृणा, ये सभी क्या है, हमारा संवेग है। इस संवेग का विकास होता कहलाता है सांवेगिक विकास। तथा भाषा का विकास जो हम बोलते हैं उसको कहते हैं भाषाई विकास। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए सर्वाधिक मददगार, तो ये सर्वाधिक मददगार तो नहीं हो सकता, न ये होगा न ये होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि शरीर जितना अच्छा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर मान लीजिए शरीर स्वस्थ है तो फिर ये सारा विकास अच्छा होगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो ये सारा विकास अच्छा होगा हमारा। अगर शरीर ही कमज़ोर पड़ गया तो हमारा कोई भी विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा है, वो बच्चा अपने तर्क शक्ति से, अपने बुद्धि से कोई निर्णय ले रहा है, तो इस विकास को हम क्या कहेंगे, इस विकास को हम कहेंगे क्या भाषाई विकास? जी नहीं, इस विकास को हम भाषाई विकास नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाषाई विकास भाषा का विकास होता है, हमारे तर्क शक्ति का विकास नहीं। भाषाई विकास भाषा का विकास है। संज्ञानात्मक विकास, जी हाँ, यही हमारा उत्तर होगा, संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारा बौद्धिक विकास, हमारा मानसिक विकास। इसका जब ये विकास हो जाएगा तो हम निर्णय लेने का जो क्षमता है वो परिपक्व यानी मेच्योर हो जाएगा। इसका विकास होने से हम मैच्योरिटी की ओर जाएंगे। किसके? तो निर्णय लेने की, तर्क करने की, स्मरण करने की, ये सभी जो भी हमारी क्षमता है उसको विकास यानी मैच्योरिटी की ओर ले जाने के लिए संज्ञानात्मक विकास बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। मनोगत्यात्मक या गत्यात्मक या क्रियात्मक, ये तीनों एक ही है। यहाँ आप मनोगत्यात्मक देख रहे होंगे तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये एक अलग है। हमने जो आपको क्रियात्मक या गत्यात्मक बताया था उसी का एक नाम ये भी है, मनोगत्यात्मक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा
वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वृद्धि और विकास आपको संदर्भ बताया था हमने। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास में क्या संबंध है। साथियों, हमने बताया था कि वृद्धि जो है सो विकास का ही एक क्षेत्र होता है। वृद्धि जो है विकास का ही एक क्षेत्र होता है, ये हमने आपको बताया था। और वृद्धि किसका होता है? शरीर का होता है। तो यहाँ देखिए, अब एक एक कथन पढ़िए। पहला कथन कहता है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। जी नहीं, इसका क्षेत्र असीमित नहीं होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। जी हाँ, सही, विकास अपने आप में विस्तृत व्यापक अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। जी हाँ, ये सही बात है कि विकास जो है सो अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखता है और वृद्धि इसी का एक भाग होता है। तो ये बात तो सही है। तीसरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, सही बात है, सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। जी हाँ, बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, कहीं पे बी और सी, तो बी और सी जो हमारा ये है, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है ये कहता है कि असीमित होता है। किसका? वृद्धि का। जी नहीं, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसीलिए ये उत्तर नहीं होगा। बाकी ये और ये दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अब देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? साथियों, ये विकास के सिद्धांत जो हमने पढ़ाया था आपको, उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। हमने आपको बताया था कि निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास निरंतर चलते रहती है, हमेशा चलते रहती है। तो इसी में से देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन अब तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि निरंतरता का सिद्धांत है। तो निरंतरता का सिद्धांत ही कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह निरंतर चलते रहती है। बाकी देखिए, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत आपको बताया था। अंतः संबंध के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि अंतः विकास के जितने भी आयाम है वो सभी आपस में अंतः संबंधित होते हैं। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत में हमने आपको बताया था कि एक विकास जो है एक एक करके होता है। क्या होता है? एक एक करके होता है। मान लीजिए पहले जैसे मेरे हाथ का विकास अगर हो रहा है तो पहले इसका विकास होगा, फिर पूरे हाथ का विकास होगा, या फिर उंगली का विकास होगा, पहले इसका विकास, फिर मान लीजिए यहाँ इसका विकास, फिर उंगली का विकास, फिर एक साथ हम सबका ऐसे उठा पाएंगे। तो इसीलिए विकास जो है एक एक करके होता है। उसके बाद अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो अंतःक्रिया का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से इसका उत्तर कौन सा होगा? ये होगा इसका उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? साथियों, हमने आपको कल के ही सेशन में पढ़ाया था, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पे, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें आपको बताया था कि बाल विकास को जो कारक प्रभावित करता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक कारक और दूसरा होता है बाह्य कारक। एक होता है आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। इसी में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। हमने आंतरिक कारक पढ़ाया था जिसमें आपका बुद्धि भी था। बुद्धि हमारा आंतरिक है, जो हमारा इंटरनल हो या हमारे जो पूर्वज से आता है वो हमारा क्या होता है? आंतरिक कारक होता है। जो इंटरनल प्रक्रिया है और जो पूर्वज से हमें मिलता है वो क्या है? हमारा आंतरिक कारक है। तो बुद्धि, देखिए बुद्धि हमारा आंतरिक कारक है। शारीरिक कारण, जो हम शारीरिक क्रिया एक्टिविटीज़ की बात बताए थे आपको कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लीजिए हम करते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो वही एक्टिविटीज़ हमारा क्या है? शारीरिक कारण या शारीरिक क्रिया। उसके बाद अनुवांशिक गुण, जो जेनेटिक्स के थ्रू आता है हमें, वो होता है अनुवांशिक गुण। तो यही ये तीनों का तीनों हमारा क्या है? आंतरिक कारक ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए
कि जब भी एग्जाम में ये रहे, ये साहेब जब भी दिख जाए तो आपको उत्तर पहले ही गलत कर देना है। क्या दिख जाए? ये साहेब अगर दिख जाए तो उत्तर पहले ही छांट देना है कि ये उत्तर गलत ही होगा। यहाँ देखिए ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसी में आपको मैंने बाह्य कारक के बारे में बताया था कि जब माँ के पेट में कोई बच्चा पल रहा हो, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा पल रहा हो, तो उस समय माता का जो स्वास्थ्य और परिवेश होगा वो बताए थे कि एक बाह्य कारक होता है। उसके बाद समाज की आर्थिक स्थिति, उसके बाद इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो, ये सभी क्या है? बाह्य कारक है। उसके बाद आ जाइए हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है? बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। हमने आपको पढ़ाया था कल व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। साथियों ये जो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत ये हमें बताता है कि दो बच्चा है तो उसका विकास अलग अलग होगा, उसका विकास अलग अलग होगा, क्रम समान होगा। अब ये मत समझिएगा विकास का क्रम अलग अलग होगा, जी नहीं, क्रम अलग अलग, विकास अलग अलग होगा। दोनों के विकास में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि कोई ज़्यादा विकास कर लेगा, कोई कम विकास करेगा, तुलना में कोई ज़्यादा विकास कर लेगा, कोई कम विकास कर लेगा। तो यही बताता है क्योंकि दोनों बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा किसी शहरी इलाके में रह रहा हो और एक बच्चा ग्रामीण इलाके में रह रहा हो, तो दोनों के व्यक्तिक अंतर होगा, दोनों में व्यक्तिक अंतर होगा। इसलिए क्योंकि वो शहर के माहौल में पला बड़ा है और वो गांव के माहौल में पला बड़ा है। तो व्यक्तिक, इसका उत्तर तो ये हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब देखिए निरंतरता का सिद्धांत अभी अभी आपने ऊपर में समझा कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसके बाद विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। साथियों अभी अभी इसी से संबंधित ये है कि विकास का क्रम समान होगा, सबका विकास का क्रम समान होगा, अगर लेकिन विकास का क्रम समान होगा लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर होगा। ये व्यक्तित्व का अंतर इसलिए होगा क्योंकि दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग, मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र का बच्चा है, कोई ग्रामीण क्षेत्र का होगा, तो ये दोनों में अलग अलग अंतर होगा, विकास का अंतर होगा। उसके बाद एक है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये तो हमें बताता है कि विकास के जितने भी आयाम हो वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आंशिक पुनर्बलन। साथियों हमने आपको बताया था पुनर्बलन ये कहता है कि कोई भी चीज़ रिवीजन जो हम करते हैं, जो चीज़ हम एक बार पढ़ लिए उसका रिवीजन जो हम करते हैं उसको हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। लेकिन अगर वहीं टुकड़े टुकड़े करके हम जो रिवीजन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो हम रिवीजन करते हैं उसको हम आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। तो वही कहता है कि आंशिक पुनर्बलन, अब इसमें से 4 गो कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है इसके लिए। तो देखिए वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा, क्यों? ये तो किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है, अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, ये क्यों नहीं किया जाएगा? उसके बाद पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। जी नहीं, ये पशुओं की बात ही नहीं है, ये तो इंसानों की बात है। उसके बाद सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जी हाँ, हम जो सतत पुनर्बलन करते हैं उसके अपेक्षा ये अधिक प्रभावी होता है। उसके बाद सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी। जी नहीं, ये उत्तर भी गलत है, कम प्रभावी नहीं होता, ये पशुओं के नहीं इंसानों की बात है। वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, इसका ये उत्तर सही होगा क्योंकि ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो। सतत पुनर्बलन को आप समझ गए कि जिसको हम रिवीजन कहते हैं। मान लीजिए एक दिन पढ़े और उसका 2 दिन बाद रिवीजन कर लिए, फिर 2 दिन बाद रिवीजन कर लिए, फिर 2 दिन बाद रिवीजन कर लिए, फिर जाके 4 दिन 5 दिन बाद रिवीजन कर लिए, तो सतत पुनर्बलन हुआ था। लेकिन उसी रिवीजन वही करना है लेकिन उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड कर देना है, उसको हम कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। और यही बात ये कहता है सतत पुनर्बलन मतलब पुनर्बलन की अपेक्षा ये अधिक प्रभावशाली होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये अधिक प्रभावशाली होता है, इसी को हम आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन में मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को इस डिस्कशन में मज़ा आया है तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये पहुँचे जिनको ज़रूरत है। साथ ही हमारा डेली क्लास होता है और डेली क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ ना कुछ सीटेट तथा सभी टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक आप लोगों के लिए ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।